पहले दृश्य में एक युगल को दिखाया गया है। पति का नाम जस्टिन है और वह इस फिल्म का नायक है। पत्नी का नाम एलिसन है और वह गर्भवती हैं, उनके प्रसव की तारीख के करीब है। पति और पत्नी दोनों बच्चे के लिए उत्साहित हैं। जस्टिन अपनी पत्नी के करीब रहता है, उसकी देखभाल करता है। इस दौरान जस्टिन को अदालत से अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। ये नौकरी 12 लोगों के समूह का हिस्सा बनने से संबंधित है, जिसका कार्य ये तय करना है कि किसी मामले में आरोपी दोषी है या निर्दोष, जिसे जूरी कहा जाता है। जस्टिन को जूरर के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। चूंकि एलिसन प्रसव की तारीख के करीब है, वह चाहती है कि जस्टिन उनके साथ रहें, लेकिन जस्टिन अपने कन्फ्लिक्टेड भावनाओं के बावजूद अदालत जाने का निर्णय लेते हैं। अगले दृश्य में एक सार्वजनिक अभियोजक फेथ का परिचय दिया जाता है। फेथ जिला अटॉर्नी चुनाव की उम्मीदवार भी हैं। वह वर्तमान मामले पर जुनून के साथ काम कर रही हैं, यह मानते हुए कि यदि वह इस मामले को जीतती हैं और अपराधी को सजा दिलाती हैं, तो इससे उनकी जिला अटॉर्नी बनने की संभावनाएं मजबूत होंगी। मामला एक युवा महिला की हत्या से संबंधित है और उसके प्रेमी जेम्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबूत जेम्स के खिलाफ मजबूत संकेत देते हैं और फेथ मानती है कि वह अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए दोषी है। वह अपने सार्वजनिक छवि को बढ़ाने और चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मामले को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दूसरी ओर जेम्स के रक्षा वकील एरिक का परिचय दिया जाता है। एरिक दृढ़ता से मानते हैं कि जेम्स निर्दोष हैं और उन्हें दोषी ठहराने से बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ये जटिल मामला एक ठोस और निर्णायक निर्णय की आवश्यकता करता है। यही कारण है कि एक जूरी नियुक्त की गई है। जस्टिन अपनी जूरी ड्यूटी निभाने के लिए अदालत में पहुंचते हैं और अन्य जूरी सदस्य भी आते हैं। जूरर की जिम्मेदारियों को समझाने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाता है। इसके बाद न्यायाधीश के सामने जूरी चयन प्रक्रिया शुरू होती है। इस मामले में आरोपी जेम्स है, जिसे अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप लगाया गया है। जूरी सदस्यों में से किसी का भी जेम्स या उसकी मृत प्रेमिका से कोई पूर्व संबंध नहीं होना चाहिए ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। न्यायाधीश सीधे तौर पर जूरी सदस्यों से इस बात की पुष्टि करते हैं। एक महिला खड़ी होती है और बताती है कि कुछ साल पहले जेम्स उसके बस चालक थे। न्यायाधीश उसे आश्वासन देते हैं कि यह कोई समस्या नहीं है और वह जूरर के रूप में सेवा कर सकती हैं। इसके बाद जस्टिन खड़े होते हैं और बताते हैं कि उनकी पत्नी उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में है और उन्हें उनके समर्थन की आवश्यकता है। न्यायाधीश जस्टिन को आश्वस्त करते हैं कि उनके कार्य घंटे केवल शाम 6 बजे तक होंगे और उन्हें जूरी में सेवा करने की अनुमति देते हैं। अभियोजक और एरिक व्यक्तिगत विवरणों की पुष्टि करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। समूह में एक मध्यम आयु का व्यक्ति, एक वृद्ध फूल विक्रेता, एक युवा मेडिकल छात्र और विभिन्न आयु समूहों के अन्य लोग शामिल होते हैं। ये पता चलता है कि जस्टिन एक पत्रिका लेखक के रूप में काम करते हैं। अभियोजक पूछते हैं कि क्या उन्होंने पहले इस मामले के बारे में समाचारों में पढ़ा है, जिस पर जस्टिन जवाब देते हैं कि उन्होंने केवल उस दिन इस मामले के बारे में सुना था। अभियोजक न्यायाधीश को बताते हैं कि निष्पक्ष व्यक्तियों का चयन करना जो मामले पर कोई पूर्व राय नहीं रखते सबसे अच्छे उम्मीदवार होते हैं ताकि वे निष्पक्ष निर्णय ले सकें। जस्टिन को जूरर नंबर 2 के रूप में चुना जाता है। एक महिला जिसे पहले से ही जूरी अनुभव है उसे जूरर नंबर 1 के रूप में चुना जाता है। अगले दृश्य में नायक घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे जूरी के रूप में चुना गया है। पत्नी कहती है कि अगर मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाए तो बेहतर होगा। इस बीच अभियोजक और एरिक एक बार में साथ हैं। हालांकि वे अदालत में विरोधी हैं, लेकिन बाहर वे दोस्ताना हैं। चूंकि अभियोजक मृत लड़की की ओर से सरकार के लिए मामले की पैरवी कर रही है, उसने एक अच्छा सार्वजनिक छवि बनाई है। इस मामले को जीतने से वह जिला अटॉर्नी बन सकती है। एरिक को संदेह है कि यह व्यक्तिगत लाभ उसके निर्णय को प्रभावित कर रहा है और वह अप्रत्यक्ष रूप से उसे यह बताता है। अगले दिन अदालत में मुकदमा शुरू होता है। अभियोजक ज्यूरी को मामले की व्याख्या करती है। वह बताती है कि 1 साल पहले 25 अक्टूबर को जेम्स और उसकी प्रेमिका ओल्ड क्वारी रोड पर एक बार गई थी। ये दृश्य अब हमें दिखाया जाता है। जेम्स और उसकी प्रेमिका शराब पी रहे थे और सामान्य बातचीत कर रहे थे जब एक बहस शुरू हो गई। क्षण की गर्मी में जेम्स ने अपनी प्रेमिका के हाथ से एक बोतल गिरा दी, जिससे वह टूट गई। गुस्से में प्रेमिका बार छोड़ देती है। जेम्स उसका पीछा करता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। उस समय बारिश बहुत हो रही थी। जेम्स के सुलह के प्रयासों के बावजूद उनकी बहस और बढ़ गई। प्रेमिका बारिश से भीगी हुई क्वारी रोड पर चलने लगी। जब अभियोजक ये सब बता रही होती है, नायक का चेहरा बदल जाता है।
मोड़ यह है कि नायक उसी रात उस बार में था जब जेम्स और उसकी प्रेमिका के बीच बहस शुरू हुई थी। नायक बहस बढ़ने से पहले बार छोड़ चुका था। जब वे बार के बाहर बहस कर रहे थे, नायक अपनी कार में पार्किंग लॉट में बैठा था लेकिन उन्हें नहीं देखा। अब नायक समझता है कि वह उस घटना के समय और स्थान पर मौजूद था। अभियोजक तर्क करती है कि जेम्स ने अपनी प्रेमिका का पीछा किया और उसे मार डाला। हालांकि एरिक इसका विरोध करता है कि बहस के बाद जेम्स घर चला गया था। जब ये तर्क किए जा रहे होते हैं, नायक उस रात की यादें एक फ्लैशबैक में ताज़ा करता है। उसे याद आता है कि उसने बार छोड़ दिया था और ओल्ड क्वारी रोड पर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते समय उसने अपनी पत्नी को एक टेक्स्ट संदेश भेजा था, पूछते हुए कि क्या वह ठीक है। जैसे ही उसने नोटिफिकेशन पर नजर डाली, वह क्षण भर के लिए विचलित हो गया और सोचा कि उसने अपनी कार से कुछ टकरा दिया है। वह चेक करने के लिए बाहर निकला और देखा कि कार की हेडलाइट क्षतिग्रस्त हो गई थी। आगे की जांच करने पर उसने चारों ओर किसी को नहीं देखा। उसने सड़क के किनारे खाई में देखा लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि वहां अंधेरा था। चूंकि उस क्षेत्र में अक्सर हिरणों का आना जाना होता है, जो एक संकेत द्वारा चिन्हित होता है, नायक ने सोचा कि शायद उसने एक हिरण को टक्कर मारी होगी, जो घायल होकर भाग गया होगा। वह वहां से चला गया। अब अभियोजक ज्यूरी को जेम्स की प्रेमिका के शव की एक तस्वीर दिखाती है, जो ओल्ड क्वारी रोड पर खाई में पाई गई थी। इसे देखकर नायक चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसने उस रात गलती से जेम्स की प्रेमिका को टक्कर मार दी थी। एरिक तर्क करता है कि जेम्स ने न तो अपनी प्रेमिका को मारा और न ही उसे खाई में धकेला क्योंकि वह तो मौके पर भी नहीं था। इससे नायक को एहसास होता है कि शायद वही था जिसने अपनी कार से उसे टक्कर मारी थी। मुकदमा जो 1 साल से चल रहा है, हत्या का नहीं बल्कि एक आकस्मिक मृत्यु का मामला है। अभियोजक जो जेम्स को दोषी मानती है और एरिक जो जेम्स की निर्दोषता पर विश्वास करते हैं, दोनों बिना सच्चाई जाने इस मामले पर बहस कर रहे हैं। मुकदमे के सत्र के बाद नायक जल्दी से बाथरूम जाता है और उल्टी करता है। एक अन्य ज्यूरी सदस्य, जिसका नाम किंग है, इसे देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। नायक इसे ये कहकर टाल देता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा। अगले दृश्य में नायक अपने मैगजीन ऑफिस में होता है। वह क्वारी रोड पर प्रेमिका के शव की खोज से संबंधित पुराने समाचार लेखों के लिए ऑनलाइन खोज करता है। समाचारों में खुलासा होता है कि कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बार में बहस की थी, जेम्स संदेह का पात्र बना दिया गया था। लड़की के माता पिता ने यहां तक कि मीडिया से अनुरोध किया था कि 25 अक्टूबर की रात क्या हुआ इस बारे में कोई जानकारी प्रदान करे। नायक को एहसास होता है कि उसने पहले कभी इस समाचार का सामना नहीं किया था क्योंकि उस समय वह अपने जीवन में किसी अन्य चीज में व्यस्त था। उस चीज का क्या था यह अभी ज्ञात नहीं है। नायक कानूनी परिणामों की जानकारी लेता है कि एक पीड़ित को कार से टक्कर मारने और उनकी मौत का कारण बनने पर क्या होगा, लेकिन वह आगे पढ़ने में हिचकिचाता है क्योंकि वह जेल जाने की संभावना का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी पत्नी के जन्म देने वाली है, वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह उसे छोड़कर जेल चला जाए। वह घर लौटता है और अपनी पत्नी के पास लेट जाता है, जो कहती है कि वे जल्द ही एक परिवार शुरू करने वाले हैं। लेकिन उस रात का हादसा नायक के मन में बार बार चलता रहता है। अगले दिन अदालत में सुनवाई जारी रहती है। एक गवाह बयान देता है, कहता है कि उसने जेम्स और उसकी प्रेमिका को बार में बहस करते हुए देखा। जेम्स ने एक बोतल तोड़ी, प्रेमिका गुस्से में चली गई और जेम्स ने उसका पीछा किया। बहस बार के बाहर भी जारी रही और प्रेमिका ने उसे बताया कि वह बारिश में जा रही है। जेम्स वहीं खड़ा रहा, उसे वापस घर आने के लिए बुलाते हुए, जबकि गवाह ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। अभियोजक वीडियो को जूरी के सामने पेश करता है, ये पुष्टि करते हुए कि प्रेमिका ओल्ड क्वारी रोड की ओर बढ़ी। हालांकि गवाह ये स्वीकार करता है कि उन्हें नहीं पता कि जेम्स ने उसका कितना पीछा किया, क्योंकि वे बार के अंदर वापस चले गए थे। एरिक इस बिंदु का उपयोग जेम्स को अपराध स्थल पर होने का विरोध करने के लिए करता है। इसके बाद बार का प्रभारी एक बयान देता है, ये पुष्टि करते हुए कि जेम्स बहस के बाद वापस नहीं आया, न ही उसकी प्रेमिका। अगले सुबह जब वे बाहर कचरा फेंकने गए तो एक ट्रैकर उनकी मदद के लिए आया। ये ट्रैकर प्रेमिका की लाश को सबसे पहले खोजने वाला था। ट्रैकर फिर अपना बयान देता है, समझाते हुए कि वह नियमित रूप से ओल्ड क्वारी रोड के पास ट्रैकिंग करता है। जिस रात का मामला है, उसने देखा कि लाश खून की एक पोखर में एक खाई में पड़ी हुई थी। एरिक एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, सुझाव देते हुए कि प्रेमिका बारिश में चलने के दौरान असमान सड़क पर फिसल गई हो सकती है और खाई में गिर गई हो सकती है। ट्रैकर इस संभावना से सहमत होता है, लेकिन चिकित्सा परीक्षक बाद में इसका विरोध करता है।
उसके शरीर की स्थिति के आधार पर चिकित्सा परीक्षक पुष्टि करता है कि उसे संभवतः धक्का दिया गया था और बताता है कि मौत का कारण सिर पर चोट से होने वाला खोपड़ी का फ्रैक्चर था। एरिक सवाल करता है कि क्या खाई में चट्टानों पर गिरने से सिर की चोट लग सकती थी, और चिकित्सा परीक्षक इसे एक संभावना मानता है। एरिक इसे जूरी को जोर देकर बताता है। ओल्ड क्वारी रोड के पास रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना बयान देता है। वह कहता है कि उस रात 11:48 बजे उसने गरज सुनी, खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक आदमी कार से बाहर निकलकर क्षेत्र की जांच कर रहा था, इससे पहले कि वह चला जाए। बुजुर्ग व्यक्ति अदालत में जेम्स को उस रात देखे गए व्यक्ति के रूप में पहचानता है। अभियोजक ये जोड़ता है कि इस प्रत्यक्षदर्शी ने पहले पुलिस को जेम्स की पहचान बताई थी। इसके साथ ही उस दिन की सुनवाई समाप्त होती है। अगले दृश्य में नायक एक दोस्त से मिलता है जो वकील है। नायक अक्टूबर 25 को हुई सभी घटनाओं का खुलासा करता है। वह बाहर गया, वहां से निकला और ओल्ड क्वारी रोड पर ड्राइव करते समय उसकी कार ने कुछ टकराया। यह मानते हुए कि यह एक हिरण था, उसने क्षेत्र की जांच की, किसी को नहीं देखा और चला गया। वह बताता है कि बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने शायद जेम्स की प्रेमिका को टक्कर मारी थी। दोस्त स्थिति की गंभीरता को समझता है और सलाह देता है कि भले ही नायक स्वीकार कर ले, उसे 30 साल तक की जेल हो सकती है क्योंकि घटना को लापरवाह हिट एंड रन माना जाएगा। अगले दिन सुनवाई फिर से शुरू होती है। जेम्स गवाही देता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने और उसकी प्रेमिका ने बार में एक साथ रहने के बारे में बहस की थी। वह चाहती थी कि वे साथ रहें, लेकिन वह तैयार नहीं था, जिससे वह गुस्सा हो गई। वे पार्किंग लॉट में भी बहस करते रहे इससे पहले कि वह चली जाए। उसने थोड़ी दूरी तक उसका पीछा किया लेकिन अंततः अपनी कार पर लौट आया और घर चला गया, यह तय करते हुए कि वह अगले दिन चीजों को सुलझाएगा। वह भावुक होकर जूरी को बताता है कि उसने उससे कितना प्यार किया और उसकी मौत की कल्पना नहीं कर सकता। ये सुनकर नायक को अपराधबोध महसूस होता है। जेम्स स्वीकार करता है कि वह अतीत में कुछ गलत गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन वह जोर देता है कि उसने अपने तरीके बदल लिए हैं। अभियोजक उसे क्रॉस एग्जामिन करता है, ये पूछते हुए कि उसने अपनी प्रेमिका को रात में भारी बारिश में अकेला क्यों चलने दिया। जेम्स इसका उत्तर देने में असमर्थ है। अभियोजक और एरिक दोनों जूरी के सामने अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत करते हैं। अभियोजक जेम्स के अतीत, बार की बहस और गवाह के बयान पर जोर देते हुए यह तर्क करता है कि जेम्स दोषी है। एरिक इसका विरोध करता है, ये बताते हुए कि प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी है और यह कि किसी और के लिए प्रेमिका की मौत का जिम्मेदार होना चाहिए। अब ये जूरी पर निर्भर है कि वह निर्णय ले। अगले दृश्य में 12 सदस्यों की जूरी एक सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा होती है। जूरा नंबर 1 सुझाव देता है कि वे मामले पर चर्चा करने से पहले एक प्रारंभिक वोट लें। 11 सदस्य दोषी वोट करते हैं, जबकि केवल नायक अनिर्णीत रहता है। जब पूछा जाता है तो वह कहता है कि यह एक गंभीर मामला है जो किसी के जीवन से संबंधित है, इसलिए उन्हें निर्णय लेने से पहले इसे पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए। ये दृश्य 12 हेनरी मेन की याद दिलाता है। बाकी सभी मानते हैं कि जेम्स दोषी है, लेकिन नायक सच जानता है, उसने खुद गलती से प्रेमिका की मौत का कारण बना। वह स्वीकार नहीं करना चाहता लेकिन जेम्स को सजा से बचाने की जरूरत महसूस करता है। जूरी गवाह के बयान पर चर्चा करती है। अन्य लोग तर्क करते हैं कि यह स्पष्ट रूप से जेम्स की ओर इशारा करता है। नायक इसका विरोध करता है, सुझाव देते हुए कि अंधेरे और बारिश में गवाह ने किसी और को देखा हो सकता है। जूरा नंबर 1 जोर देता है कि उन्हें तथ्यों पर टिके रहना चाहिए। जूरी में एक रिटायर्ड डिटेक्टिव खुलासा करता है कि पुलिस ने दूसरे दिन अपनी जांच के दौरान बिना अन्य संदिग्धों पर ध्यान दिए जेम्स को गिरफ्तार कर लिया था। नायक हत्या के हथियार की कमी और यह संभावना बताता है कि प्रेमिका का सिर का चोट एक हिट एंड रन से हो सकता था। जूरी में एक मेडिकल छात्र इस सिद्धांत का समर्थन करता है। किंग, एक अन्य जूरर, तर्क करता है कि जेम्स अच्छा व्यक्ति नहीं है और संभवतः दुर्घटना का कारण बना। हालांकि रिटायर्ड डिटेक्टिव मानता है कि जेम्स निर्दोष है। ये चर्चा जूरी के मन को अन्य संभावनाओं के लिए खोल देती है। सत्र समाप्त होता है और वे सोमवार को फिर से मिलने का निर्णय लेते हैं। अगले दृश्य में रिटायर्ड डिटेक्टिव अपनी वैन को ओल्ड क्वारी रोड पर ले जाता है, जो अपराध स्थल है। नायक अपनी कार में उसका पीछा करता है। डिटेक्टिव डियर क्रॉसिंग साइन के पास रुकता है और उस खाई का निरीक्षण करता है जहां प्रेमिका का शव मिला था। दूर से नायक उसे देखता है। जब नायक का फोन बजता है तो आवाज सुनकर डिटेक्टिव चौंक जाता है। वह मुड़ता है और नायक की कार को देखता है। डिटेक्टिव नायक को ध्यान से देखता है फिर चला जाता है। अगले दृश्य में नायक घर लौटता है जहां उसकी पत्नी की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही होती है।
हालांकि वह उत्साहित होने के बजाय चिंतित होती है क्योंकि पिछले साल कुछ महीनों की गर्भावस्था के बाद उसने गर्भपात का अनुभव किया था। इस बार वह बहुत चिंतित होती है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिगत त्रासदी नायक के मन पर भारी पड़ती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी को संदेह होता है कि नायक जानबूझकर मामले में निर्णय को टाल रहा है। वह उसे बताता है, जैसे तुमने मुझे एक मौका दिया, हर किसी को जीवन में एक मौका मिलना चाहिए। फिलहाल उसके शब्दों का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझती प्रतीत होती है। इस बीच अभियोजक एरिक से एक बार में मिलता है। अभियोजक, जिसने त्वरित निर्णय की उम्मीद की थी, अब देरी को आश्चर्यजनक पाता है। एरिक, जिसने कई ग्राहकों को उनकी गलतियों के लिए सजा से बचाने में मदद की थी, दृढ़ विश्वास रखता कि इस मामले में जेम्स ने कुछ गलत नहीं किया। जूरी का निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होना एरिक को कुछ आशा देता है। एरिक कहता है, हमारा न्याय प्रणाली पूर्ण नहीं है, लेकिन यही हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है। सोमवार की सुबह जूरी सदस्य अदालत लौटते हैं। एक रिटायर्ड डिटेक्टिव नायक के पास आता है और उसे सामना करता है, ये समझते हुए कि नायक उसका पीछा कर रहा था। नायक उसे याद दिलाता है कि जूरी नियमों के अनुसार मामले की जांच करना उचित नहीं होता। रिटायर्ड डिटेक्टिव, जो पहले से ही इन नियमों से परिचित था, तर्क करता है कि किसी को सच सामने लाना था। पिछले 2 दिनों में उसने उन कारों के बारे में विवरण इकट्ठा किया जो पिछले साल 26 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच फ्रंट एंड नुकसान के लिए मरम्मत की गई थी। उसका सिद्धांत ये था कि यह एक हिट एंड रन दुर्घटना थी और इसमें शामिल कार को फ्रंट एंड नुकसान के लिए मरम्मत की आवश्यकता थी। सूची से उसने विशेष नुकसान जैसे हेडलाइट और बम्पर मरम्मत के आधार पर 15 कारों को शॉर्टलिस्ट किया था। उनमें से एक हरी टोयोटा थी, जिसे डिटेक्टिव संदेह करता था कि वह नायक की हो सकती थी। सीधे पूछे जाने पर नायक कोई उत्तर नहीं देता। डिटेक्टिव सूची सौंपता है और सच्चाई खोजने में उसकी मदद मांगता है। जब जूरी सदस्य सम्मेलन कक्ष में इंतजार कर रहे होते हैं, तो एक पुलिस अधिकारी प्रवेश करता है और नायक तथा रिटायर्ड डिटेक्टिव को न्यायाधीश से मिलने के लिए बुलाता है। न्यायाधीश नायक को स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए जूरी नियमों का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाता है। रिटायर्ड डिटेक्टिव के दावे के बावजूद कि नायक शामिल नहीं था, न्यायाधीश उसे जूरी से हटा देता है। एरिक अनुरोध करता कि डिटेक्टिव द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों का मामले में उपयोग किया जाए, लेकिन न्यायाधीश इनकार करते हुए कहते हैं कि ऐसे विवरण अदालत रिकॉर्ड में शामिल नहीं किए जा सकते। जाने से पहले रिटायर्ड डिटेक्टिव अभियोजक से मिलता है और उसे बताता है कि जेम्स ने अपनी प्रेमिका को नहीं मारा और यह एक हिट एंड रन दुर्घटना थी। इस रहस्योद्घाटन से अभियोजक अपने मामले के बारे में अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने लगता है। अगले दृश्य में नायक नए जूरा के साथ सम्मेलन कक्ष में शामिल होता है। अन्य जूरी सदस्य स्थिति पूछते हैं और नायक रिटायर्ड डिटेक्टिव के सिद्धांत को समझाता है कि यह एक हिट एंड रन मामला था। ये दृष्टिकोण जूरी के बीच नई चर्चा शुरू करता है। जूरी में एक मेडिकल छात्र प्रेमिका की मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करता है और नोट करता है कि उसकी कंधे की फ्रैक्चर संभवतः कार टकराव से हो सकती थी। पुलिस रिपोर्ट में जेम्स की कार को कोई नुकसान नहीं दिखाया गया था, जिससे कुछ जूरस संदेह करते हैं कि पुरानी क्वारी रोड पर किसी अन्य कार ने दुर्घटना का कारण बना हो सकता था। निर्णायक सबूतों की कमी होने पर जूरी विभाजित हो जाती है। 6 सदस्य जेम्स को दोषी मानते हैं जबकि 6 उसे निर्दोष मानते हैं। तनावपूर्ण माहौल में किन का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह स्पष्ट होता जाता है। किन खुलासा करता है कि जेम्स ने ड्रग डीलिंग और अवैध गतिविधियों से जुड़े गैंग का टैटू बनवाया हुआ है। किन का भाई, जो 17 साल की उम्र में गैंग में शामिल हुआ था, गोलीबारी में मारा गया था और इस आघात ने किन के गुस्से को बढ़ावा दिया है। वह मानता है कि ऐसे लोग कभी भी सचमुच सुधार नहीं सकते हैं जैसे जेम्स। नायक किन को अपने स्वयं के अनुभव साझा करके समझाने की कोशिश करता है, बताता है कि वह कभी शराबी था जिसने एक जानलेवा कार दुर्घटना का सामना किया था। अपनी सजा के रूप में उसे एक प्राथमिक विद्यालय में सामुदायिक सेवा करनी पड़ी थी, जहां उसने एक शिक्षक से मुलाकात की जो उस पर विश्वास करती थी और उसकी जिंदगी बदलने में मदद करती थी। वही शिक्षक बाद में उसकी पत्नी बन गई। नायक कहता है, जैसे तुमने मुझे एक मौका दिया, हर किसी को जीवन में एक मौका मिलना चाहिए। इस रहस्योद्घाटन ने उसकी पत्नी को पहले कहे गए शब्दों का गहरा अर्थ दिया। जूरी के सदस्य ये सवाल उठाने लगते हैं कि असली हत्यारा कौन हो सकता है अगर जेम्स ने अपनी प्रेमिका को नहीं मारा। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि सच्चाई का पता लगाना और न्याय प्रदान करना उनकी जूरी की जिम्मेदारियों के दायरे में नहीं है। इसी समय अभियोजक रिटायर हुए जासूस द्वारा एकत्रित डेटा की समीक्षा करता है और सूचीबद्ध कार मालिकों के पते पर जाता है।
वह उनकी कारों की जांच करता है और प्रत्येक स्थान पर दुर्घटनाओं के बारे में विवरण की पुष्टि करता है। अभियोजक पुराने खदान सड़क पर अपराध स्थल का निरीक्षण भी करता है। फिर वह उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका उल्लेख साची ने किया था, जिसने जेम्स को उस रात देखा था। अभियोजक को पता चलता है कि पुलिस ने केवल बूढ़े आदमी को जेम्स की फोटो दिखाई थी, जिससे बूढ़ा आदमी उसे संदिग्ध के रूप में पहचानता है। अभियोजक दोषपूर्ण जांच से निराश होकर दृश्य छोड़ देता है, ये सवाल करते हुए कि क्या जेम्स ने वास्तव में अपराध किया था। अगली दृश्य में जूरी के सदस्य न्यायाधीश के सामने इकट्ठा होते हैं। चूंकि वे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और मामला खींचता जा रहा है, वे एक विचार लेकर आते हैं, अपराध स्थल पर जाने का। जूरी नंबर 1 इस विचार को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करता है। हालांकि न्यायाधीश हिचकिचाते हैं, नोटिंग कि वे आमतौर पर ऐसी कार्रवाइयों की अनुमति नहीं देते हैं। जूरी नंबर 1 जोर देकर कहता है कि अपराध स्थल पर जाना मामले में स्पष्टता ला सकता है। चूंकि न तो अभियोजक और न ही एरिक आपत्ति करते हैं, न्यायाधीश कुछ शर्तों के साथ अनुमति देता है। कोई भी अपराध स्थल पर बात नहीं कर सकता और वहां से कोई सबूत एकत्र नहीं किया जा सकता। अगली दृश्य में अभियोजक नायक के पते पर जाता है, जहां केवल उसकी पत्नी घर पर होती है। अभियोजक उससे पिछले अक्टूबर में हुई दुर्घटनाओं में शामिल कारों के बारे में पूछता है, जिसमें एक हरी टोयोटा शामिल है जो उनकी है। पत्नी पुष्टि करती है कि यह उनकी कार है। जब अभियोजक पूछता है कि कार कैसे क्षतिग्रस्त हुई, तो वह बताती है कि उसके पति जस्टिन ने एक हिरन को टक्कर मारी थी। जब पूछा जाता है कि यह कहाँ हुआ, तो वह जवाब देती है, ब्रिमस्टोन पास। अभियोजक फिर पूछता है क्या वह सुनिश्चित है, ये बताते हुए कि ब्रिमस्टोन पास पुरानी खदान सड़क के समान नहीं है। पत्नी सोचने के लिए रुकती है कि अभियोजक ये सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन जोर देती है कि यह वास्तव में ब्रिमस्टोन पास था। अभियोजक उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि अभियोजक घर में नायक की एक फोटो नहीं देखता, जो ये प्रकट कर सकती थी कि यह एक जूरी का घर था। इस बीच नायक एक दोस्त से मिलकर मुकदमे की स्थिति पर चर्चा करता है। वह अपने दोस्त को बताता है कि वह जेम्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जूरी विभाजित हो गई है। आधे लोग दोषी ठहराने का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे आधे लोग बरी करने का। नायक सोचता है कि अगर जूरी निर्णय तक नहीं पहुंचती तो क्या मामला खारिज हो सकता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि भले ही मामला खारिज हो जाए, सार्वजनिक और मीडिया का दबाव संभवतः जेम्स की रिहाई को रोक देगा जब तक असली हत्यारा पहचाना नहीं जाता। नायक समझता है कि जूरी को निर्णय लेना होगा। अगली दृश्य में नायक घर लौटता है और अपनी कार गैराज में पार्क करता है। उसकी पत्नी उसके पास आती है और बताती है कि उन्होंने कार के लिए एक खरीदार ढूंढ लिया है, सुझाव देते हुए कि नायक ने इसे बिक्री के लिए रखा हो सकता है। फिर वह पूछती है क्या वह उसी हिरन को टक्कर मारी थी जो ब्रिमस्टोन पास पर था, जिससे नायक चौंक जाता है। प्रारंभिक सदमे के बावजूद वह उसकी बात की पुष्टि करता है। वह उसे बताती है कि अभियोजक पहले आकर कार के बारे में पूछ चुका था और उसने अभियोजक को वही बताया जो नायक ने उसे बताया था। हालांकि वह संदिग्ध महसूस करने लगती हैं। उनके घर तक पहुंचने का रास्ता ब्रिमस्टोन पास या पुरानी खदान सड़क से शॉर्टकट के रूप में लिया जा सकता था। वह सोचती है कि क्या उनका पति पिछले साल 25 अक्टूबर को बार में था और पुरानी खदान सड़क से वापस आया था। ये तारीख उनके जुड़वां बच्चों को जन्म देने की नियत तारीख थी, लेकिन उसने उससे पहले ही गर्भपात कर लिया था। वह अपने पति से सामना करती है, पूछती है क्या उसने उस रात शराब पी थी। नायक इनकार करता है, कहता है कि उसने एक पे ऑर्डर किया लेकिन उसे नहीं पिया। वह बताता है कि उसने उस रात बार में जाकर अपने दुख से बचने की कोशिश की और नहीं चाहता था कि अपना दुख उसे घर लाए। फिर भी उसकी पत्नी उसे विश्वास करने में संघर्ष करती है। नायक उसकी विश्वास की अपील करते हुए वादा करता है कि वह उनके परिवार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली दृश्य में अभियोजक जेल में जेम्स से मिलता है, एरिक के साथ। अभियोजक अब जेम्स की दोषिता पर संदेह करते हुए सीधे उससे जवाब मांगता है। जेम्स निराश होकर पूछता है वे उससे क्या चाहते हैं। अभियोजक कहता है कि वह जेम्स की मृत प्रेमिका के लिए न्याय चाहता है। इससे जेम्स नाराज होता है और कहता है उन्हें असली अपराधी को पकड़ना चाहिए जिसने उसकी प्रेमिका को मारा। वह स्वीकार करता है कि उस रात उसने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि अपनी प्रेमिका को अकेले चलने दिया जबकि वह घर गया था। वह दुख व्यक्त करता है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा होता तो वह अभी भी जीवित होती। पहली बार अभियोजक जेम्स के शब्दों में दर्द और सच्चाई महसूस करता है। अगली दृश्य में जूरी के सदस्य एक वैन में अपराध स्थल पर जाने के लिए ले जाए जाते हैं। वे पहले उस बार पर जाते हैं जहां जेम्स और उसकी प्रेमिका आखिरी बार साथ देखे गए थे।
जब नायक उस सीट को देखता जहां वह उस रात बैठा था, तो यादें उसे घेर लेती हैं। वह बार प्रबंधक को देखने से बचता है, डरते हुए कहीं वे उसे पहचान न लें। फिर जूरी सदस्य उस स्थान पर जाते हैं जहां प्रेमिका का शव मिला था, पुरानी खदान सड़क पर। किंग उसे अलग बुलाता और सवाल पूछता है क्योंकि नायक सफेद और डरावना लग रहा होता, जैसे उसने भूत देखा हो। किंग याद करता है कि उसने पहले दिन ट्रायल में नायक को बाथरूम में उल्टी करते देखा था। वह नायक पर आरोप लगाता कि उसने जूरी के दिमागों में यह विचार बो दिया कि जेम्स ने हत्या नहीं की थी, लेकिन दृढ़ता से कहता है कि चाहे नायक क्या भी योजना बनाता हो, वह अपने निष्कर्ष को नहीं बदलेगा कि जेम्स दोषी है। किंग मानता कि भले ही कोई भी ठीक नहीं जानता उस रात क्या हुआ था, जेम्स को अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़ने के लिए परिणाम भुगतने चाहिए। जूरी सदस्य तय करते हैं कि उन्होंने पर्याप्त देखा और उन्हें वापस ले लिया जाता है। नायक याद करता कि उस रात जेम्स ने पुरानी खदान सड़क पर यू टर्न लिया था, लेकिन इस जानकारी को उजागर करने में संघर्ष करता रहता है। अगला दृश्य अदालत में होता है। जज जूरी के सदस्यों से पूछता है कि क्या उन्होंने कोई निर्णय लिया है। जूरा नंबर 1 एक कागज का टुकड़ा देता है और जज उसे जोर से पढ़ता है। अदालत में सभी लोग जूरी के निर्णय को सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। जूरी जेम्स को दोषी घोषित करती है और जज उनके फैसले को स्वीकार करते हुए जेम्स को हिरासत में भेजने का आदेश देता है। सजा का सही निर्धारण अगले सुनवाई में किया जाएगा। यह फैसला न तो जेम्स को चौंकाता है और न ही उसके बचाव वकील एरिक को। हालांकि अभियोजक स्पष्ट रूप से हिल गया है, भले ही उसने तकनीकी रूप से मामला जीत लिया हो। उसे एहसास होता है कि जेम्स निर्दोष है और उसे परिस्थितिजन्य सबूतों और एक चिकित्सा परीक्षक की गलत रिपोर्ट के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसने एक दुर्घटना को हत्या के रूप में वर्गीकृत किया था। अभियोजक सोचती है कि उसने अनजाने में एक दोषपूर्ण न्याय प्रणाली का समर्थन किया है। वह कानूनी प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगती है और सोचती है कि अगर यह मामला उनके देश में हुआ होता, जहां मोह आम है और न्याय दशकों तक विलंबित रहता है, तो मामला कितना अलग हो सकता था। अगले दृश्य में नायक की पत्नी सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को अपनी बाहों में लिए और पत्नी के पास खड़े होकर नायक अंततः उस शांति और खुशी का अनुभव करता है जिसकी जोड़े ने लंबे समय से इच्छा की थी। उस रात एक पुलिस कार अपनी सायरन बजाते हुए उनके घर के पास से गुजरती है। खिड़की से बाहर देखते हुए नायक एक पल के लिए डर महसूस करता है, ये रियलाइजिंग करते हुए कि भले ही वह कानूनी सजा से बच जाए, लेकिन वह अपनी गलती से नहीं बच सकता। नायक ने अंततः जेम्स के लिए दोषी वोट दिया था, ये जानते हुए कि जेम्स निर्दोष था। निर्णय के दिन नायक भी अदालत गया था। अभियोजक की मेज पर एक पत्र था जो प्रेमिका के माता पिता द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अभियोजक का धन्यवाद किया था कि उन्होंने उन्हें न्याय और शांति दिलाई। हालांकि उसके माता पिता ने समाधान पाया, अभियोजक इस विचार से परेशान थी कि न्याय बिना असली हत्यारे को दंडित किए दिया गया। जेम्स को प्रेमिका की हत्या के लिए जीवन कारावास की सजा दी जाती है। जैसे ही पुलिस जेम्स को ले जाती है, वह उदास नजर आ रहा होता है और नायक चुपचाप उसे देखता है, अपने अपराधबोध से बोझिल। अभियोजक नायक की प्रतिक्रिया पर ध्यान देती है और अचानक कई विवरण याद करती है। वह नायक का नाम जस्टिन याद करती है और कैसे उसने ट्रायल के दौरान कहा था कि उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी उच्च जोखिम वाली थी। जब वह नायक के घर गई थी, उसकी पत्नी ने अपने पति का नाम जस्टिन बताया था। उत्सुकता से अभियोजक पत्नी के नाम का उपयोग करके ऑनलाइन खोज करती है और नायक और उसकी पत्नी की साथ में सोशल मीडिया तस्वीरें पाती है। वह पुष्टि करती है कि जिस घर का उसने पहले दौरा किया था वह नायक का था। अभियोजक को संदेह होता है कि यह नायक ही था जिसने पिछले साल 25 अक्टूबर को ओल्ड क्वारी रोड पर प्रेमिका को अपनी कार से टक्कर मारी थी। कोर्ट के बाहर अभियोजक उस नायक के पास जाती है जो एक बेंच पर बैठा होता है। वह उसे बताती है कि उस दिन अदालत में उसे देखकर आश्चर्य हुआ। नायक जवाब देता है कि वह मामले को अंत तक देखना चाहता था। जिला अटॉर्नी चुनाव जीतने पर उसे बधाई देते हुए नायक अप्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना में अपनी भागीदारी स्वीकार करता है, बिना स्पष्ट रूप से कबूल किए। वह सुझाव देता है कि कभी कभी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता कि उसने किसे मारा या क्या हुआ। वह जोर देकर कहता है कि व्यक्ति एक अच्छा इंसान हो सकता है जिसके परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारियां होती हैं। अभियोजक पूछती है कि इस परिदृश्य में न्याय कहाँ फिट बैठता है। नायक जवाब देता है कि कभी कभी सत्य और न्याय समान नहीं होते हैं। वह समझाता है कि अगर अभियोजक अब अपना रुख बदलती है और जेम्स को निर्दोष घोषित करती है, तो इससे उसके करियर को नुकसान हो सकता है, जिससे एक भ्रष्ट वकील जिला अटॉर्नी बन सकता है। इससे असली अपराधियों को छोड़ने दिया जा सकता है और अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
वह उसे सलाह देता है कि वह अपने पद का उपयोग करके कई लोगों के लिए अच्छा करे और चला जाता है। बाद में नायक प्रेमिका की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता है। क्लाइमैक्स में नायक, उसकी पत्नी और उनका बच्चा घर में शांति से रहते हुए दिखाए जाते हैं। नायक ने अपनी कार बेच दी है और महसूस करता है कि उनकी परेशानियां खत्म हो गई हैं। हालांकि अभियोजक उनके घर के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है, दर्शकों के मन में एक अनसुलझा प्रश्न छोड़ते हुए। क्या अभियोजक ने इस तर्क को स्वीकार किया कि सत्य और न्याय अलग हो सकते हैं, या उसने अपने करियर पर सत्य को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया? फिल्म इसी संदिग्ध नोट पर समाप्त होती है।